तो सब लोग जान लीजिए, आज का प्रश्न पत्र है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसमें लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन का प्रबंधन किस प्रकार से होता है, या किसी भी सरकारी गैर सरकारी अ, जो कार्यक्रम है, क्रियान्वयन है, उसका करने के तरीके हैं, या उसको किस माध्यम से अधिक उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ये सब हम अध्ययन लोक प्रशासन के माध्यम से करते हैं। तो सब लोग सिलेबस जान लें, पहले हम सिलेबस के बारे में जिक्र कर लें। सिलेबस में सबसे पहले है, इसमें जो ये सिलेबस है मेरे पास, सबके पास भी होगा। इसमें है पहला यूनिट है और 5 यूनिट है। 5वें यूनिट तक इसमें है। पहले में लोक प्रशासन की लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र, परिभाषा तथा विकास है। उसके बाद है इसमें नवीन लोक प्रशासन है, लोक प्रबंधन है। उसके बाद इसका दृष्टिकोण है सेकेंड यूनिट में, जिसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण है और परिस्थितिवादी दृष्टिकोण है। और उसके बाद इसमें तीसरे यूनिट में है संगठन के सिद्धांत हैं, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंधन है टेलर का, ह्यूमन रिलेशन है मायो का, और फंक्शनलिज्म है फेयोल का। ये पढ़ना है। चौथे यूनिट में एफ एम मार्क्स और बेवेरियन मॉडल, नौकरशाही के सिद्धांतों को हम लोग को पढ़ना है। 5वें यूनिट में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस प्रकार से वित्त का लेखा जोखा होता है, ऑडिट कैसे होता है, वो है। और इसमें कैट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसको बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A में जिसका जिक्र है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत कम चीजें हैं, ज्यादा पढ़नी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा विषय ये है, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो सरल शब्दों में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि इसके हम अर्थ और परिभाषा पे जाएं, तो लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन प्रशासन का ही एक अंग है, और प्रशासन के अंग होने के नाते इसका काम क्या है कि प्रशासन को किस तरह से ऐसे उसकी व्यवस्थित किया जाए, या उसका प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए, क्रियान्वयन और नीतियां इस प्रकार से बनाई जाए कि प्रशासन भी चले और प्रशासन से होने वाले लाभ लोगों तक पहुंचे। और यह प्रशासन निजी भी हो सकता है, और लोक लोक मतलब पब्लिक मतलब सरकारी भी हो सकता है। ठीक है। तो लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये परिभाषा एल डी व्हाइट द्वारा दी गई है। एल डी व्हाइट, सब लोग नाम नोट कर लें। एल डी व्हाइट ने कहा कि सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना, सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करना और लोगों तक उसको पहुंचाना, ये लोक प्रशासन का कार्य होता है। जिनका ये चूंकि इन्होंने बहुत अपना स्पेशलाइजेशन, एल डी व्हाइट ने लोक प्रशासन भी कर रखा था, तो इस प्रकार से इनका सबसे बढ़िया जो इनका सिद्धांत है वो लोक प्रशासन का सिद्धांत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में इन्होंने लिखा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति वगैरह के जो है किस प्रकार से उनकी कार्य प्रणालियां थी, इसका भी उल्लेख इन्होंने अपने उसमें पुस्तकों में किया है। तो ये अमेरिका के थे, मैसाचुसेट्स के। तो इनका पूरा नाम था लियोनार्ड डिवाइट। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करने अथवा क्रियान्वित करने से होता है। ठीक है, सब लोग इसको जान लीजिए। अब आते हैं हम लोग कि इसका अगला परिभाषा माना, इसका सरल परिभाषा और क्या हो सकता है बहुत सरल शब्दों में। लूथर गुलिक, ये भी लोक प्रशासन के जानकार हैं। इन्होंने लिखा कि लोक प्रशासन विज्ञान, प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से, मतलब जो कार्यपालिका से संबंधित होता है, जहां सरकार का कार्य किया जाता है, और विधायिका तथा न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं भी, प्रशासकीय समस्याएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। लेथर लूथर गुलिक का था। ठीक है, ये जान लीजिए। तो इसमें लोक प्रशासन में होता क्या है, सब लोग जान लीजिए। लगभग हम बिंदुवार इसका वर्णन करेंगे। ये लोक प्रशासन क्या होता है, प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होना आवश्यक है। इसी के आधार पर दूसरों को किसी के कार्य में सहयोग प्रदान करता है, सहयोग प्राप्त कराता है। ठीक है। लोक प्रशासन, इस हिसाब से लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंश है
जिसका संबंध लोक नीतियों के क्रियान्वयन से है। लोक नीतियां जो होती हैं, जैसे कि लोक प्रशासन में सड़क निर्माण आ गया, सड़क निर्माण कैसे होगा, उसका विभाग कैसे काम करेगा, जनता तक सड़कें कैसे पहुंचेंगी, ठीक है। उसी प्रकार अन्य विभाग ले लिया जाए, जैसे बिजली विभाग ले लिया जाए, या पूरे सरकार को ही ले लिया जाए, सरकार की नीतियों को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, और जो लोग हैं या जन है, पब्लिक है, उसको किस तरह से उससे लाभ लेगी, तो उसका जो प्रबंधन है, तौर तरीके हैं, क्या प्रक्रियाएं होंगी, कैसे हम और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं, इफिशियंस बना सकते हैं, वो सब चीजें लोक प्रशासन में अध्ययन किया जाता है। आधुनिक समय में लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र और बढ़े हैं, और जो पुराने तरीके थे उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो आधुनिक काल है, इसमें लोकनीति के निर्धारण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका लोक प्रशासन द्वारा निभाई जाती है। इनमें से एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य किया जाता है, और समाज को सुविधाएं प्रदान करने की वह प्रक्रिया ये निजी समूहों तथा व्यक्तियों के निकट संबंध रखता है। तो इस प्रकार लोक प्रशासन का ये जो है एक सामान्य सी विशेषता होती है। अब इसका स्वरूप क्या होगा, इसका स्वरूप बहुत ज्यादा है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से भी संबंध रखता है, और इस विषय के जो क्रियाकलाप हैं पूरी तरीके से वैज्ञानिक तो नहीं, या पूरी तरीके से कला भी नहीं, दोनों का मिश्रित रूप है लोक प्रशासन का स्वरूप। विज्ञान भी है, कला भी है, और प्रबंधीय दृष्टिकोण के माध्यम से लोक प्रशासन पूरी तरीके से अपने आप में एक ऐसी प्रणाली विकसित करता है, एक ऐसी प्रणाली को ले जाता है जिसके माध्यम से किसी भी नीतियों को क्रियान्वयन करने में आसानी होती है, चाहे वो कार्यपालिका का क्षेत्र हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पर उसके क्रियान्वयन का क्षेत्र हो। इसमें लोक प्रशासन की शैली या लोक प्रशासन का दृष्टिकोण दिखाई देता है, ठीक है। अब लोक प्रशासन विषय के रूप में पढ़ा जाता है, सब लोग जानते हैं। और विषय के रूप में जब इसको पढ़ा जाता है लोक प्रशासन, तो प्रशासन से संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। प्रशासन से संबंधित ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत होता है, ठीक है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन भी ऐसे सिद्धांत विकसित करता है जो शासन की स्थापना के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो लोक प्रशासन को हम विषय क्षेत्र को या इसकी परिभाषा को हम संकुचित रूप में न देखें, इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तभी इसके विषय क्षेत्र और इसकी परिभाषा और स्पष्ट हो सकती है। और इसमें लोक प्रशासन के लिए कुछ लोगों ने इसको शब्द ही विकसित कर रखा है, जैसे हेनरी फेयोल आदि ने कहा है कि लोक प्रशासन में जो प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, निर्देशन होता है, समन्वय होता है, या रिपोर्ट देना, या बजट तैयार करना, ये सब लोक प्रशासन का एक हिस्सा है। तो इसको अंग्रेजी में पोस्ट कार्ब बोलते हैं, POSDCORB, जिसमें P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, O से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग, और B से बजटिंग, ये होता है पोस्ट कार्ब। इसके जो मुख्य जो इसके इस सिद्धांत के या इस संकल्पना को विकसित करने वाले जो मुख्य इसके विद्वान थे, उनका नाम लूथर गुलिक है, जिन्होंने पोस्ट कार्ब को बताया। तो ये जो शब्दावली है जो मैंने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग, इसी आधार पर लोक प्रशासन के क्रियाकलापों को अधिकतर आधुनिक समय में लिया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से अब जैसे कोई भी चीज है, सब लोग ध्यान दीजिए, किसी भी, जैसे महिलाओं के लिए कोई योजना बनानी है, तो उसके लिए प्लानिंग करना होगा पहले, उसके लिए संगठन का निर्माण करना होगा, ऐसे संगठन जो उस प्लान को आगे ले जाएं। तो उसके लिए कौन कौन चाहिए, उसके लिए कर्मचारी चाहिए, स्टाफ चाहिए। फिर उस स्टाफ को क्या देना होगा, निर्देश देना होगा, डायरेक्ट करना होगा, और आपसी समन्वय बनाना होगा, तो कोऑर्डिनेशन का रूप ले लेगा। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी, और रिपोर्ट के माध्यम से कार्य किए जाएंगे, और साथ में ये सब कार्य के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बजट भी होना चाहिए, तो बजटिंग भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से
और लोक प्रशासन को सरल शब्दों में समझिए कि संगठन, स्टाफ, निर्देशन के माध्यम से जो समन्वय होता है, बजट के माध्यम से जो क्रियान्वयन कार्य को किया जाता है, कार्य को क्रियान्वित किया जाता है, वो लोक प्रशासन का ही हिस्सा होता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन को इस सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का वह विशिष्ट भाग है जिसमें उन सभी क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है जो सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने से संबंधित है। इसमें एल डी व्हाइट की ही परिभाषा, लियोनार्ड डी व्हाइट की परिभाषा सटीक बैठती है। तो सब लोग इसको समझने का प्रयास करें। और यह गतिशील विषय है, मतलब ऐसा नहीं है कि विषय रुका हुआ है, यह चल रहा है, बराबर विकास भी कर रहा है, जिसके स्वरूप में निरंतर परिवर्तन भी हो रहा है। और ये व्यवहारिक कला तथा विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का समन्वित रूप भी है। तो जो वर्तमान में जितने भी राज्य हैं या देश हैं, वो सब लोक प्रशासन के माध्यम से अपने नीतियों को लागू करने कराने का प्रयास करते हैं, जिससे लोक प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और लोक प्रशासन विषय या इसका दूसरा विषय अन्य विषयों में, जैसे अर्थशास्त्र ले लिया जाए, खासतौर से वाणिज्य ले लिया जाए, कॉमर्स ले लिया जाए, या औद्योगिक प्रशासन ले लिया जाए, तो उसमें प्रबंधन, मैनेजमेंट की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, वो भी लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। ठीक है, ये लोग सब लोग समझने का प्रयास करें। और बहुत सारे लोगों ने इस पे पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें अवस्थी महेश्वरी ने भी लोक प्रशासन नामक पुस्तक लिखी। एल डी व्हाइट का तो मैंने बताया ही, 1968 में इनकी पुस्तक आई, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी इनकी पुस्तक है, एल डी व्हाइट की, लियोनार्ड डी व्हाइट की। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन को हम जानेंगे। अब आगे आता है कि इसमें नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, जो पूछ सकता है, एग्जाम वगैरह में पूछता है कि नवीन लोक प्रशासन क्या होता है। जो लोक प्रशासन का और विकसित रूप, या ऐसी चीजें जो सरकार और राज्य को आपसी समन्वय सहयोग के लिए आवश्यक है, उसमें जो आवश्यकता होती है जिन तत्वों की, उन तत्वों का अध्ययन हम नवीन लोक प्रशासन में करते हैं। और बिना इसके नवीन लोक प्रशासन के हम आधुनिक चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो लोक प्रशासन का अगला जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट का, वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन होता क्या है? नवीन लोक प्रशासन सब लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन के बारे में सबको पता चल गया होगा। अब ये जो नया इसका स्वरूप पैदा हुआ, वो जो आया, वो नवीन लोक प्रशासन बोलते हैं। क्योंकि लोक प्रशासन को हम कई चरण में भी बांट सकते हैं। लोक प्रशासन की जब शुरुआत हुई तो प्राचीन काल में एक ऐसा लोक प्रशासन था जिसमें राजा, मंत्री और ये सब होते थे। हर देश में ही प्रणाली थी, भारत में भी थी। उसके बाद आगे जब आधुनिक काल में आते हैं तो 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद जब राज्यों का, लोक कल्याणकारी राज्यों का आरंभ हुआ, या लोकतंत्र पूरी तरीके से स्थापित होने लगा, या लोकतंत्र उदारवाद होने लगा, तो लोक प्रशासन का भी जन्म हुआ। सब लोग इसको जाने। और उस प्रकार से आधुनिक काल में लोक प्रशासन की शुरुआत हुई। प्रथम चरण इसका, जो लोक प्रशासन के जानकार जो विद्वान हैं, प्रथम चरण को विभाजित करते हैं, इसको चरणों को। और लोक प्रशासन का जनक जिसे माना जाता है, सब लोग इसको ध्यान दीजिए, लोक प्रशासन जैसे राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु हुए, वैसे ही लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, वुडरो विल्सन नोट कर लें। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी आइडियाज जो प्रशासन प्रबंध के लिए लिखा, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और ये अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति भी रहे। और ये राष्ट्रपति रहे 1914 के आसपास, जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, तब ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। और इनका जो सिद्धांत है वो बहुत मायने में प्रशासकीय है, और कार्यपालिका को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के ऊपर भी है। तो इन्होंने, वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनको लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या, इनके समय के लेकर के इन्होंने 1887 में राष्ट्रपति बनने से पहले, 1887 में जो इन्होंने एक निबंध लिखा, जिसका शीर्षक था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अध्ययन नामक एक निबंध लिखा 1887 में। तब से ये माना जाता है कि प्रथम चरण की शुरुआत इसकी मानी जाती है, कि लोक प्रशासन का प्रथम चरण 1887 से आरंभ होकर के 1926 तक चलता है।
उसके बाद फ्रैंक गुडनाउ वगैरह ने भी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, जिसमें उन्होंने राजनीति और प्रशासन के संबंधों पर अपने वक्तव्य विचार प्रस्तुत किए। तो 1887 से 1926 तक इसका प्रथम चरण माना जाता है। द्वितीय चरण माना जाता है 1927 से 1937 तक। सब लोग इसको नोट भी करते हैं, 1887 से 1926 तक प्रथम चरण। जो सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेज आता है 1927 टू 1937, यानी कि 1927 से 1937 तक, जिसमें डब्ल्यू एफ विलोबी वगैरह ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रशासन को दर्शाया। और 1937 में लूथर गुलिक तथा उर्बिक ने भी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात पर बल दिया कि प्रशासन में सिद्धांत होने का कारण यह है कि एक विज्ञान को लेकर के चलता है, विज्ञान की भावनाओं को लेकर चलता है। तो द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक था। तृतीय चरण जो आता है, तीसरा चरण, तृतीय चरण, ये 1938 से 1947 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक, मतलब 1938 से जब विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तब ये चरण में इसकी शुरुआत हुई कि आवश्यकता भी पड़ी। तो इसमें प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती भी दी गई। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट ए डहल आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन का जोरदार खंडन किया कि ये विज्ञान हो सकता है। चेस्टर बर्नार्ड ने द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में प्रशासन को एक सहकारी सामाजिक क्रिया बताते हुए इस बात पर बल दिया कि व्यक्तियों के आचरण प्रशासकीय कार्यों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि व्यक्ति को इन्होंने प्रशासन का मुख्य तत्व बताया। तृतीय चरण में चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 की अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में। तो तृतीय चरण 1938 से 1947 तक चला। चतुर्थ चरण चला 1948 से 1970 तक, जब शीत युद्ध चल रहा था। तो तमाम परिवर्तन विश्व में हो रहे थे, लोगों को लोकतंत्र अपनाने की होड़ लगी हुई थी। ठीक है, तो लोक प्रशासन अपनी पहचान से के संकट से भी जूझ रहा था। तो विषय की सिद्धांतवादी विचारधारा क्या होने लगी, इस पर लोग विश्वास कम करने लगे। इस संकट से उबारने के लिए 1948 और 1970 का जो इसका साल है, जो इसका चरण है, कुछ विद्वानों ने इसमें कहा कि ऐसा नहीं है कि लोक प्रशासन को बिल्कुल हम खत्म कर दें। लोक प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के साथ साथ चलता है, और राजनीति विज्ञान को हम यदि पढ़ रहे हैं तो हमको लोक प्रशासन को भी समझना होगा, लोक प्रशासन को भी समझने का प्रयास करना होगा। तो इसमें बहुत सारे जो भी लोग थे उन्होंने अपनी पुस्तकें वगैरह लिखी और अपने इस पे काम किए, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें लोक प्रशासन का उत्थान नहीं हो सका 1948 से 1970 के बीच में, जो चौथा चरण था। पांचवें चरण में हम देखते हैं, पांचवा चरण 1971 से 1990 तक। इसमें लोक प्रशासन के विषय पर अनेक चुनौतियां आई। लोक प्रशासन जो चुनौतियां आई उसका जब समस्या समाधान निकाला गया तो वास्तव में लोक प्रशासन अपने आप में निखर करके आया, और अनेक शाखाओं के विज्ञान के समायोग से इसके विकास में जो सर्वांगीण जो इसका विकास हुआ है, चारों तरफ जो इसका लोक प्रशासन का विकास हुआ, वो लोक प्रशासन को और अपने स्थान दिलाने में सक्षम हुआ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या मानव शास्त्र, जिसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, आदि शास्त्रों के विद्वान भी इस विषय में रुचि लेने लगे और इसको समझने लगे कि लोक प्रशासन होता क्या है। इसी समय 1971 1990 के बीच में ही तुलनात्मक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या तुलनात्मक लोक प्रशासन का भी आरंभ माना जाता है। अब छठवां चरण आता है जो अभी तक चल रहा है, 1991 से अभी तक, इसको छठवां चरण बोलते हैं। ये जो है इसकी शुरुआत जब उदारीकरण पूरी तरीके से विश्व में लागू हो गई या ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, तो लोक प्रशासन के छठवें चरण में ही ये आवश्यकता महसूस की गई कि पुराने जो इसके सिद्धांत हैं या पुराने जो इसके तौर तरीके हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तब अब स्पष्ट रूप से जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। तब नवीन लोक प्रबंधन या नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का विकास हुआ, जब ये माना जाने लगा कि विश्व वैश्वीकरण उदारीकरण दौर से गुजर रहा है, जिसमें नए नए चीजों की आवश्यकता है। यह चरण 1991 से चला और नवीन लोक प्रशासन का धीरे धीरे इसमें क्रिस्टोफर हुड द्वारा 1991 में सबसे पहले प्रयोग किया गया। और इस सिद्धांत के दृष्टिकोण के विकास में सी पोलेट, आर रोड्स
और एल्टेरी का महत्वपूर्ण योगदान है। सब लोग इसको नाम को भी समझते रहे, ये सब एग्जाम में लिखते समय नाम किस सन में किसने क्या कहा वो सब आना चाहिए। तो नवीन लोक प्रबंधन या नवीन लोक प्रशासन का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले 1991 में किसके द्वारा किया गया? क्रिस्टोफर हुड के द्वारा किया गया। और क्रिस्टोफर हुड के माध्यम से नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ। तो नवीन लोक प्रशासन का चरण जो है ये 1991 से माना जाता है। 1991 के माने जाने से इसका मुख्य कारण यह था कि इसमें उदारीकरण और वैश्वीकरण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो नवीन लोक प्रशासन में जैसा कि मैंने बताया उथल पुथल भी रहा, कुछ लोग इसको लोक प्रशासन भी नहीं मानते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया 1990 के दशक के अंतिम समय में, जिसमें नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा जो है पूरी तरीके से प्रबल होगी। इसकी शुरुआत क्रिस्टोफर हुड द्वारा 1991 में इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई। ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में तमाम चीजें लिखी हैं। लेकिन लोक प्रशासन पर इनका जो नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक इन्होंने जो आइडियाज प्रस्तुत किया या इसके विचार प्रस्तुत किए, ये कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन के फेवर में थे। नवीन लोक प्रशासन के, इनको ये माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले इसी शब्द का प्रयोग किया गया। और शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था न्यू लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना करके, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक प्रबंधन। और लोक प्रबंधन लोक प्रशासन का ही हिस्सा होता है, तो इसलिए इन्होंने जो पुस्तक लिखा वो लिखा नवीन लोक प्रबंधन। और ये लंदन के थे, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वगैरह में इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इस प्रकार से ये प्रोफेसर भी रहे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो ब्रिटेन वगैरह में जो गवर्नमेंट टाइप का जो संस्था होता है, जैसे भारत में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसी प्रकार से ऑल सोर्स कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज था ऑक्सफोर्ड में, उसमें 2001 से 2014 तक ये उसके प्रोफेसर भी रहे। और तमाम उन्होंने ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार की सहायता की अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर। और इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। तो सब लोग इसको जाने, इनका नाम था क्रिस्टोफर क्रॉपर हुड। क्रिस्टोफर क्रॉपर हुड, CHRISTOPHER क्रिस्टोफर। और ये इनकी मृत्यु, नवीन लोक प्रशासन के जन्मदाता या संकल्पना जिन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा, इनकी मृत्यु इसी वर्ष जनवरी में हुई है। तो हमारे लिए बिल्कुल समकालीन है, क्योंकि इनकी मृत्यु इसी वर्ष हुई। तो हम लोगों को और इनके बारे में जानने की इच्छा रखनी चाहिए कि किस प्रकार से क्रिस्टोफर हुड या क्रिस्टोफर क्रॉपर हुड ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के सिद्धांत को लोगों के सामने रखा। उसी पर नवीन लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि का जो है आरंभ हुआ। तो अब नवीन लोक प्रशासन को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को तो इन्होंने कहा, एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इससे लोक प्रशासन से खुश थे। 1967 से ही या 1960 के दशक से ही, जब लोक प्रशासन पूरी तरीके से पूरे विश्व में इसका प्रचलन पूरी तरीके से लागू नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको चाहते थे कि इसमें कुछ परिवर्तन हो, तभी इसका प्रयोग सब लोग कर पाएंगे। तो नवीन लोक प्रशासन 1967 के हनी प्रतिवेदन यानी हनी रिपोर्ट जो था, जॉन सी हनी नाम था, जो अमेरिका में लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के जो उन्होंने अध्ययन किया था, जॉन सी हनी, इन्होंने 1967 में अपनी एक रिपोर्ट दी जिसको हनी प्रतिवेदन कहा जाता है। इस पर उन्होंने नवीन लोक प्रशासन के विषय के बारे में जोर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन चल रहा है उससे बढ़िया बेहतर होना चाहिए। ये तो मैनेजमेंट वाला मैंने क्रिस्टोफर क्रॉपर हुड का बताया, लेकिन उन्होंने हनी प्रतिवेदन, प्रोफेसर जॉन सी हनी ने इसका एक ढांचा तैयार किया, जो धीरे 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 चलता रहा और 1991 तक आने में सफल हुआ। पूरी तरीके से इसको लागू किया गया। तो हनी प्रतिवेदन जो आया उसमें यह था कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी राजनीतिक समस्या है या जो भी कार्यपालिका के समक्ष समस्या है, उसमें किस प्रकार से लोक प्रशासन अपनी भूमिका निभा सकता है नए रूपों में। 1968 में भी मिनोब्रुक जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें लोक प्रतिवेदन 1967 तथा 1968 में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, वो एक था जिसमें पूरी तरीके से नवीन लोक प्रशासन की धारणा स्थापित की गई।
और 1971 में फ्रैंक मेरोनी ने भी टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो ब्रुक पर्सपेक्टिव के नाम पर जो इन्होंने अपनी रचना की, फ्रैंक मेरिनी 1971 में, तो नवीन लोक प्रशासन को पूरी तरीके से मान्यता दी गई, लेकिन उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी 1990 के दशक में नवीन इसकी इसकी पूरी तरीके से इसका आरंभ हुआ। तो सब लोग याद रखिए, नवीन लोक प्रशासन का भी चरण है। 1967 में हनी प्रतिवेदन, जो प्रोफेसर जॉन सी हनी द्वारा लाया गया। मिनोब्रिक कॉन्फ्रेंस था, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो था उसमें वो 1968 में हुआ। और फ्रैंक मेरिनी द्वारा जो एक रचना की गई या लिखा गया टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में, उससे भी नवीन लोक प्रशासन को स्थापित किया गया। 1980 और 90 के दशक में धीरे धीरे नवीन लोक प्रशासन अपने चरम पे पहुंच रहा था, लेकिन 1990 के दशक में नवीन लोक प्रशासन ने अपने आप को स्थापित कर दिया और नए प्रतिमान, नए डायमेंशन विकसित किया नवीन लोक प्रशासन ने, जो लोक प्रबंधन, बाजार आधारित लोक प्रशासन, इंटरप्रेन्योर एडमिनिस्ट्रेशन आज का नाम दिया जाने लगा। ये जो एंटरप्रेन्योर एडमिनिस्ट्रेशन है और बजट आधारित लोक प्रशासन है, नवीन लोक प्रशासन, ये सब जो है 1990 के बाद में आता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ चुका था कि यदि ये चीजें नवीन लोक प्रशासन को स्थापित करने के लिए नहीं परिवर्तित की जाती तो शायद ये संभव नहीं होता कि नवीन लोक प्रशासन आज भी जिंदा होता। तो इसकी विशेषताएं क्या है नवीन लोक प्रशासन की? इसमें मैकेनिकल ज्यादा होता है। लोक प्रशासन की जो मैकेनिकल या यांत्रिकता होती है और आर्थिक मानव को अवधारणा को स्वीकार करने की जो चीजें होती हैं, इसमें ये पूरी तरीके से मानव व्यवहार पर दृष्टिकोण अपना व्यापक करता है। ये मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा देखता है, ये मानवीय संबंधों को, ह्यूमन रिलेशन को देखता है, तभी इसका नाम नवीन लोक प्रशासन पड़ा। तो नवीन लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार, और ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सब इसको ध्यान देंगे। यह है राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन तथा निजी और लोक प्रशासन के बीच के अंतर को स्वीकार करता है। ये कहता है कि निजी और सरकारी नाम का कोई प्रबंधन नहीं होता या लोक प्रशासन नहीं होता, ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। प्रशासन के तरीके तो एक ही होंगे। यदि प्रशासन के तरीके एक होंगे तो निजी जगत में, प्राइवेट सेक्टर में भी हम लाभ लेंगे, और वही यदि प्रबंधन हम सरकारी संस्थाओं में भी अपनाएंगे तो उसमें भी उतना ही लाभ होगा। इसलिए अब चीजें बदल रही हैं। अब जो समय आया है इधर 10-15 साल से चीजें बदल रही हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है वो सरकारी या गवर्नमेंट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी उसको लागू किया जा रहा है, चाहे किसी भी विभाग में देख लिया जाए। और ये चीजें जापान, अमेरिका तथा चीन में, यूरोप के बहुत सारे देशों में जहाँ कैपिटलिस्ट प्रणाली पूरी तरीके से हावी है, चीन अपने आप को साम्यवादी मानता है, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से पूंजीवादी हो चुकी हैं। तो जो पूंजीवादी मानने वाले देश हैं, पूंजीवादी व्यवहार को मानने वाले देश हैं, वो मानते हैं कि हमको अधिक से अधिक लाभ तभी होगा जब हम पब्लिक और प्राइवेट में अंतर खत्म कर दें, दोनों की प्रक्रियाएं एक कर लें। तो ये नवीन लोक प्रशासन का क्षेत्र है, विषय है। और यह संबंध पर आधारित होता है और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देता है। मतलब जिसको लाभ मिले उसको ज्यादा बल देता है कि अधिक से अधिक किसी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। ये परिवर्तन का भी समर्थन करता है, नवीनता का समर्थन करता है। मतलब परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नई चीजें लानी चाहिए, नए प्रकार के तौर तरीके लाने चाहिए। ये मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन, जन सहभागिता, उत्तरदायित्व के कार्यों पर बल देता है। उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जन सहभागिता मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन, और मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन विथ वैल्यूज, इस पर जोर देता है। ये नवीन लोक प्रशासन का सबसे बड़ा जो है इसका जो तत्व है। अब लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है? इसमें प्रासंगिकता पाई जाती है नवीन लोक प्रशासन में। इसके मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है। मूल्य का मतलब एक कोई सिद्धांत होता है जिसपे चलना चाहिए। सामाजिक समानता पर बात करता है नवीन लोक प्रशासन। परिवर्तन को स्वीकार करता है नवीन लोक प्रशासन। तो आ, हानि प्रतिवेदन, मिनो ग्रुप सम्मेलन, या जो 1976-77 वाला जो है, जो 71 में, सॉरी 71 में जो फ्रैंक मेरिनी वाला था,
टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी समझने की इसको जरूरत है, किस प्रकार से चीजें बदली हैं और ये परिवर्तन किस प्रकार से लागू हुआ है। तो लेकिन जब हम आते हैं क्रिस्टोफर कॉपरवुड के लेख नवीन लोक प्रबंधन पर, जिन्होंने लोक प्रबंधन का सबसे पहला शब्द प्रयोग किया, उसमें उन्होंने कहा कि व्यवहारिक पेशेवर प्रबंधन होना चाहिए। जो प्रबंधन होना चाहिए, जो मैनेजमेंट होना चाहिए लोक प्रशासन के अंतर्गत या लोक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पेशेवर होना चाहिए। पेशेवर का यहाँ मतलब है प्रोफेशनल। जो व्यवहार होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रदर्शन के स्पष्ट मानक तथा माप होने चाहिए। प्रमाण पर बल देना चाहिए और परिणाम नियंत्रण पर अधिक जोर देना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में इकाइयों के पृथक्करण और प्रतिस्पर्धा की ओर जो बदलाव है इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रबंधन अभ्यास की निजी क्षेत्र शैलियों पर जोर और संसाधन के उपयोग में अधिक अनुशासन पर जोर देना चाहिए। एक क्रिस्टोफर कापरहुड का मत था। सब लोग इसको जाने। और ये था, तो सब लोग अब समझ ही गए होंगे कि नवीन लोक प्रशासन में मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों पर जोर दिया गया, समानता पर बल दिया गया और अधिक से अधिक चीजों को और लोक प्रशासन के जो दूसरे दो अंग हैं, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, दोनों में कोई अंतर न रखा जाए ताकि दोनों को उतना ही लाभ का अवसर मिले जितने होने चाहिए। तो तकनीकी दृष्टिकोण से, आशावादी दृष्टिकोण से या कोई हायरार्की ना हो उस दृष्टिकोण से ये व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, आशा प्रदान करता है, तकनीकी प्रदान करता है, तभी लोक नवीन लोक प्रशासन संभव है और ये आज भी चल रहा है। तो लोक प्रशासन प्रबंधन शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल के लिए, रेगुलेशन के लिए, फाइनेंशियल जो एक अप्रोच है उसके लिए, और इसका जो खास तौर से अप्रोच है जिसमें हायरार्की पर बहुत जोर नहीं दिया जाता है, स्ट्रक्चर पे बल देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे बल देता है। ये जो नवीन लोक प्रशासन के जो प्रमुख जो अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं। जो परंपरागत चीजें थी लोक प्रशासन की, उसको परिवर्तित करके नवीन लोक प्रशासन को लाया गया। तो सब लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं पब्लिक मैनेजमेंट पे। लोक प्रबंधन होता क्या है, लोक प्रबंधन किसे कहते हैं? लोक प्रबंधन का मतलब यह है, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने बताया, तो 1991 में क्रिस्टोफर कॉपर हुड ने जो बात की, लोक प्रबंधन की 1991। तो लोक प्रबंधन क्या है? अब सब लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं जो लोक प्रशासन के लिए होता है। जब इसने अंतर ही हटा दिया 1991 में कि नवीन लोक प्रशासन में कि प्राइवेट और पब्लिक में कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो नवीन लोक प्रशासन में जो पब्लिक मैनेजमेंट है, जो लोक प्रबंधन है, वो पूरी तरीके से हायरार्की उसमें नहीं होनी चाहिए और वित्तीय जो इसके कार्य और तरीके हैं वो कुशलता पूर्वक करने चाहिए। प्रशासन लक्ष्य को केंद्रित करे और उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। नए सार्वजनिक प्रबंधन की संरचना स्वायत्त होनी चाहिए, ऑटोनॉमस होनी चाहिए और जो व्यक्तिगत कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। सार्वजनिक और निजी प्रणालियों का एक संयोजन है, क्योंकि कोई अंतर नहीं रखता है इसलिए इसकी संरचना में कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, तो पब्लिक मैनेजमेंट या लोक प्रबंधन ऐसे कार्य करता है। तो 20वीं सदी के अंत में, जैसा कि 1967 से ही माना जा रहा है, लेकिन 20वीं सदी का अंत जो क्रिस्टोफर कॉपरवुड का पीरियड है 1991 वाला, जिसमें उन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट लिखा, तो वहीं से सार्वजनिक प्रबंधन की शुरुआत हुई और लोक प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हुए पारंपरिक सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की कमियों को दूर करने और दक्षता बढ़ाने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई। और नवीन सार्वजनिक प्रबंधन सार्वजनिक प्रशासन के निजी क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करने का एक दृष्टिकोण है। ये अवधारणा सार्वजनिक सेवा निगमों, सार्वजनिक सेवा निगम क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस, पब्लिक सेक्टर के जो हैं, जैसे बिजली उत्पादन, जैसे हमारा ओबरा का है। ओबरा में जो बिजली उत्पादन हो रहा है ये अर्ध सरकारी है, लेकिन पब्लिक पब्लिक सेक्टर का है, क्योंकि ये जनता के लिए बिजली का निर्माण हो रहा है, कम दरों पे बिजली सबको मुहैया करा रहा है। वही टाटा या अंबानी या रिलायंस वाला या बिरला या कोई अन्य बनाता है इसको,
तो वो अपने हिसाब से इसको बनाता, अपने हिसाब से चलाता, पोस्ट पेड प्रीपेड मोटर मीटर लगाता, और उसमें तुम 500 का रिचार्ज करते सब लोग, और 500 रिचार्ज खत्म होने से 10 दिन पहले से ही मैसेज आता रहता कि आपका बिजली इतने तारीख को कट जाएगा, कट जाएगा, रोज सुबह शाम मैसेज आता, और उसके बाद बिजली कट जाती, ये पैसा नहीं जमा होता। तो वो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उन्होंने प्रबंधन को इस तरह से कर रखा है, वही प्रबंधन जो प्राइवेट सेक्टर में है उसी प्रबंधन को आ, लोक सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, या जो जिसको कहते हैं सरकारी, उसमें लाने की बात हो रही है। तो ये चल भी रहा है। अब अभी मैंने सुना कि लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत, निगम कारपोरेशन होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मध्यांचल में जो लखनऊ का क्षेत्र है उसमें ऐसे मीटर लगाए जाएंगे जिसमें प्रीपेड और पोस्टपेड का पूरी तरीके से जनता उपयोग कर पाएगी। तो किस प्रकार से चीजें ये कहाँ से आई, ये कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के लोगों ने प्राइवेट में देखा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग अपना कार्य प्रणाली इस प्रकार से करें कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो रहा है, तो उसी को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो दूसरी बात है कि इस पे विवाद हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन नवीन लोक प्रबंधन प्रणाली का एक विशेषता है कि चीजों को और अच्छे तरीके से सामने लाया जाए। इसमें वितरण को बढ़ावा देने, सार्वजनिक प्रशासनिक दक्षता में तेजी लाने, वित्तीय लक्ष्यों का प्रबंधन होता है, वैश्वीकरण जो चल रहा है उसके साथ साथ ये चल सकता है, विश्वव्यापी विवाद और उद्योग में स्वचलन परिवर्तन पर आधारित कई समस्याओं का यह समाधान करता है नवीन लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रबंधन। और नवीन सार्वजनिक प्रबंधन कई व्यवसायिक दृष्टिकोणों का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए नए सार्वजनिक प्रबंधन में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, परिचालन अनुसंधान तकनीक और उद्देश्य प्रबंधन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मानवतावाद भी पाया जाता है, व्यक्तिगत विकास भी होता है, गरिमा को सुरक्षित रखा जाता है, और सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है, ब्यूरोक्रेसी पर लोकल कंट्रोल होता है, और जवाबदेही भी बढ़ती है। जवाबदेही मतलब कि जो नौकरशाही है वो उत्तरदायित्व की भावना से भी अपना काम करता है। ये नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट है, आईएएस पीसीएस तो अपने मन से काम करेगा। तो इस पे भी नवीन लोक प्रशासन जोर देता है कि उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। हालांकि भारत में ब्यूरोक्रेसी में सुधार की बात बात होती रहती है, तो वो और बात है कि उत्तरदायित्व की भावना अभी भी निर्धारित नहीं की गई है, तो ये करना पड़ेगा भविष्य में, नहीं तो लोक प्रबंधन की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकती। इसीलिए भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि जो नीतियां बनती हैं उसको सही से लागू नहीं हो पाती हैं। उसका कारण यह है कि जो उत्तरदायित्व की भावना है या जवाबदेह की भावना है वो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों में, कर्मचारियों में बिल्कुल शून्य रहता है। उनको कोई मतलब नहीं, नौकरी पा गए, तनख्वाह ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं छोटा मोटा, हर महीने के लास्ट में तो तनख्वाह आई जा रही है या सैलरी मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको यदि चीजों को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तो वास्तव में कुछ चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसमें से एक नौकरशाही भी है, और उसमें से एक आ, लोक प्रशासन के कार्य करने के तौर तरीकों में पूरी तरीके से बदलाव भी होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, जिसको रिफॉर्म बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में पहुंचते हैं, जिसमें सेकेंड यूनिट में जिसमें इन्होंने वो उसकी बात की है, क्या बोलते हैं, किस प्रकार से लोक प्रशासन व्यवहारवादी होता है और पारिस्थितिकवादी होता है। लोक प्रशासन किस प्रकार से व्यवहारवादी होता है, पारिस्थितिकवादी होता है। ये पृष्ठ नंबर जो हमने कुछ मटेरियल भी भेजा, सब लोग उसको पढ़ते रहे, उसमें तमाम जगहों पे ये उल्लेख मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो अच्छा लगेगा। ठीक है। तो हम अब आते हैं इसके व्यवहारवादी उपागम पे, कि लोक प्रशासन का व्यवहारवादी उपागम क्या होता है। तो लोक प्रशासन का व्यवहारवादी उपागम से मतलब यह है कि जो परंपरागत चीजें हैं उसको हटा करके मानव संबंधों को ज्यादा जोर दिया जाए, मानव हित को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो व्यवहारवादी उपागम इसको कहते हैं, जो व्यवहार में लागू किया उसके उसको ही व्यवहारवाद बोलते हैं, बिहेवियरिज्म बोलते हैं। 1930 तथा 1940 के दशक में व्यवहारवाद की शुरुआत हुई, और वहीं पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद की असली शुरुआत मानी जाती है 1960 के दशक में, लेकिन लोक प्रशासन में ये 1940 के दशक में मानी जाती है। तो व्यवहारवादी जो मुख्य विचारक थे लोक प्रशासन के, उसमें हर्बर्ट साइमन थे। उसके अलावा
रिक्स रहे हैं, रॉबर्ट ए डहल हैं। रॉबर्ट ए डहल पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रॉबर्ट ए डहल का नाम आता है। तो जो इसके समर्थक रहे हैं वो रॉबर्ट ए डहल और रिक्स, और अभी मैंने नाम लिया, सब लोग भूल जाते हैं, हार्बर्ट साइमन, उसका भी नाम मैंने लिया। तो इन लोगों के माध्यम से जो है व्यवहारवादी उपागम को जनता के सामने या लोगों के सामने रखा गया कि व्यवहारवाद क्यों जरूरी है लोक प्रशासन में, व्यवहारवाद का दृष्टिकोण अपनाना या उपागम अपनाना क्यों जरूरी है। तो व्यवहारवाद यह कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन में जो सम्मिलित रहते हैं या संलग्न रहते हैं उनके व्यक्तित्व का तथा सामूहिक व्यवहार का एक जो अध्ययन होता है, ये जरूर जो है व्यवहारवादी उपागम का एक संकल्पना होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व और सामूहिक व्यवहार को जोर देना चाहिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक इच्छा, आकांक्षा तथा मूल्य, मूल्य का मतलब यहाँ वैल्यू से है, वैल्यू का मतलब नैतिकता। तो व्यक्तित्व या व्यक्तिगत तथा सामूहिक इच्छा, आकांक्षा एवं मूल्य प्रशासन में व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रशासन की जानकारी के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज हैं या ह्यूमन एलिमेंट है, मानवीय तत्वों को समझना, ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो ये व्यवहारवादी उपागम का एक दृष्टिकोण है। और उपागम अपने आप में दृष्टिकोण है जिसको अप्रोच बोलते हैं। यह क्या करता है, ये संगठन के औपचारिक रूप को ध्यान न देकर इसके वास्तविक कार्यकरण पर बल देता है। औपचारिक को नहीं देखता है, वास्तविकता क्या है उस पर ध्यान देता है। यह संगठन के सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंधों तथा अनौपचारिक संचार प्रतिमानों पर अधिक बल देता है। औपचारिकता पर बल नहीं देता है, कार्यकरण पर बल देता है, तो साथ ही साथ औपचारिक संबंधों पर भी बल नहीं देता है, संचार प्रतिमानों पर बल न दे करके पूरी तरीके से इसको स्वतंत्र छोड़ता है, अनौपचारिक कर देता है। ठीक है। और यह अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में विश्वास रखता है कि लोक प्रशासन का अध्ययन अन्य समाज शास्त्रों से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव क्रियाओं के मूल में ऐसे अभिप्रेरक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये जितने भी इसके क्षेत्र हैं उससे वातावरण की प्रेरणा मिलती है। तो ये व्यवहारवादी उपागम हुआ। यह लोक प्रशासन के परमापीकरण तथा पर्यवेक्षण को उस हद तक संभव नहीं मानता है, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है, क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञानों में ही संभव है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन फिर भी यह पूरी तरीके से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ व्यवहारिकता के नाते इसमें वैज्ञानिक के पुट पाए जाते हैं जिनको हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। अब एक आता है इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पारिस्थितिकीय उपागम। पारिस्थितिकीय उपागम, यह उपागम क्या होता है? इस उपागम या दृष्टिकोण का जो आरंभ है तृतीय विश्व युद्ध, नहीं तृतीय विश्व, सॉरी विश्व युद्ध तो हुआ ही नहीं, तृतीय विश्व मतलब थर्ड वर्ल्ड की प्रशासनिक, थर्ड वर्ल्ड उनको बोलते हैं, सब लोग जान लीजिए। एक विकसित होता है, पूरी तरीके से विकसित विश्व है जिसको हम पश्चिमी देश मान सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं लेकिन अन्य देशों से बेहतर हैं, उनको हम पूर्वी क्षेत्र मान सकते हैं। लेकिन जो दोनों में नहीं है, बहुत गरीब है या बहुत धीरे धीरे जिनका चलन हो रहा है, जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीका के बहुत सारे देश, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश जो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं लोक प्रशासन के हिसाब से, या प्रशासनिक या जनता को अपनी सेवाएं कहाँ तक उपलब्ध करा पा रहे हैं, या लोक कल्याणकारी राज्य की भावना से बहुत धीमे गति से क्यों चल रहे हैं, तो ऐसे देशों को हम तृतीय विश्व के देश बोलते हैं। तो जो पारिस्थितिकी उपागम है, ये इसमें ये आता है कि तृतीय विश्व की प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन के संदर्भ में इसका विकास होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक देश औपनिवेशिक शासन से जब मुक्त हो, जैसे भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इन देशों के समक्ष जन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु राष्ट्र निर्माण, नेशनल बिल्डिंग तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक एरियाज सबसे बड़ी चुनौती थी। किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण किया जाए और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया जाए। तो पश्चिमी विद्वानों ने, जो इन देशों में बहुत से देशों के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पश्चिमी संगठनात्मक प्रतिमान तृतीय विश्व के समाजों में वास्तविकता की व्याख्या देने में असफल थे। मतलब जो पश्चिम में लोक प्रशासन चल रहा था वही हमारे यहाँ लागू नहीं था।
तो इसलिए क्या हुआ, जो सिचुएशन है या जो इकोलॉजी है, जो परिस्थितियां हमारे देश में हैं, उसी के अनुसार लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ना होगा। इसी उपागम को हम इकोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं या पारिस्थितिकीय उपागम बोलते हैं। अब सब लोग समझ गए होंगे। तो इसमें रॉबर्ट ए डेहल, रॉबर्ट ए मार्टन, F.W. रिक्स इत्यादि का, इन लोगों का योगदान है, जिन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की चीजों को हम पूरी तरीके से हूबहू तृतीय विश्व में नहीं लागू कर सकते, कुछ परिवर्तन करना होगा। ठीक है, रिक्स ने कहा भी कि कोई भी समाज पूर्ण रूप से बहुकार्यात्मक या अल्प कार्यात्मक नहीं कहा जा सकता। सामान्यतः सभी समाज की प्रकृति में ऐसी दशाएं आती हैं जब वह संक्रमण काल से गुजरता है। प्रत्येक समाज, चाहे वह मल्टी फंक्शनल है या बहुत छोटे समय के लिए कार्य करता है, तो उसका चरित्र विभिन्न संरचनाओं एवं उसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सब लोग जान ले, इकोलॉजी में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में जो है वो संगठन के बारे में है। संगठन होता क्या है, ठीक है, संगठन किसे कहते हैं, और संगठन को हम क्यों इससे मान करके चलते हैं। जैसे कि मैंने पोस्टकार्ड बताया था, पोस्टकार्ड बहुत जरूरी चीज बताया था, किस प्रकार से संगठन काम करता है और संगठन की अवधारणा क्या होती है। वो पोस्टकार्ड में छोटा सा शब्द आया था, लेकिन संगठन होता क्या है सब लोग इसको समझ लें, उसके बाद हम वैज्ञानिक प्रबंध पे आएंगे। संगठन होता क्या है, ठीक है। तो संगठन के बारे में ऐसा माना जाता है कि संगठन वह दृष्टिकोण होता है जो कार्य करने के तरीकों को संघ के आधार पर या संगठन के आधार पर अच्छे तरीके से लोगों तक सेवाएं पहुंचा सकता है। इसका प्रयोजन होता है, इसका अपना लाभ होता है, और संगठन के माध्यम से ही हम चीजों को आगे पहुंचा सकते हैं। तो मानो जो मनुष्य है अपने हितों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर प्रयास करता है। जब सामूहिक स्तर पर कोई भी प्रयास करता है तो समूह में जो भी प्रयास किया जाता है, तो उसके प्रयासों या उसकी क्रियाओं से संगठन का जन्म होता है। और वो संगठनात्मक जो प्रयास होता है, संगठनात्मक जो प्रयास होता है, वह सामाजिक तथा प्रशासनिक दोनों स्तरों पर संभव होता है, उस पर कार्य किया जाता है। किंतु संगठन चाहे सामाजिक हो या प्रशासनिक, किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम संगठन का नाम देते हैं। ठीक। तो प्रशासन में इसकी क्या भूमिका होती है, प्रशासकीय संरचना के नमूने तैयार करना है संगठन का है, स्वयं संरचित होता है। ठीक है। तो संगठन बहुत जरूरी चीज है, और संगठन के द्वारा ही हम अपनी चीजों को अच्छे से क्रियान्वित करने में सफल हो सकते हैं। तो संगठन के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, लोक प्रशासन के जो जानकार हैं, बौद्धिक वर्ग के हैं, हर्बर्ट साइमन है, जिन्होंने कहा है कि परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम संगठन है। जो परस्पर व्यवहार करते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, उसमें जो वर्ग होता है, क्लास होता है, उसका नाम हम संगठन बोलते हैं। ये हर्बर्ट साइमन ने कहा है। और यल उर्विक ने कहा कि संगठन का अर्थ है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाओं का निर्धारण होता है और उन्हें क्रमबद्ध करके जब किसी व्यक्ति को हम सौंपते हैं तो वो संगठन कहलाता है। उसी प्रकार मूने और रैली ने भी कहा कि किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। तो इसका मतलब संगठन में मनुष्य भी है, और मनुष्य के द्वारा जब एकता बनती है, संगठन बनता है, तो कार्यों को और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। और इसके कुछ आधार होते हैं, संगठन यूं ही नहीं बनाए जाते। संगठन के आधार होते हैं जिसमें उद्देश्य होता है, प्रक्रिया होती है, व्यक्ति होता है और स्थान होता है। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, इसको 4P सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संगठन का जो मुख्य आधार है 4P, मतलब 4P, अंग्रेजी का P अक्षर, ये लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था, जिसमें पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान, इसका जो जिक्र है वो संगठन का आधार होता है। ऐसा लूथर गुलिक ने माना है, जो वास्तव में हमें दिखाई भी देता है लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में। इसका कार्य तथा प्रयोजन होता है, बिना कार्य तथा प्रयोजन के कुछ हो नहीं सकता लूथर गुलिक के अनुसार। और इसमें प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए। प्रक्रिया कैसी होगी, प्रक्रिया कुशलता, तकनीकी कुशलता पर निर्भर करती है। और इसमें
व्यक्ति जो पर्सन है, समूह के, ग्राहक का अर्थ है वह व्यक्ति समूह जिसके लिए कार्य किया जाता है, मतलब नागरिक, देश के नागरिक, या प्राइवेट सेक्टर में जैसे कोई मोबाइल बना रहा है तो मोबाइल में काम करने वाले लोग संगठन का होता है उनका, और वो ग्राहक के लिए काम करते हैं, तो ग्राहक का जो अपना समूह है उनको मोबाइल कौन कौन से उसमें फीचर डाले जाएं ताकि, और सस्ता रखा जाए ताकि जल्दी से वो मोबाइल को खरीदने की तरफ आकर्षित हो। तो व्यक्ति की भूमिका बहुत बढ़िया होती है कि हम उसको व्यक्ति केंद्रित संगठन का निर्माण करें, और जो सर्विस सेक्टर के लोगों हैं और सर्विस सेक्टर के लोग हैं उसको किस प्रकार से उसको बढ़ाने का काम करें। और उसके बाद क्षेत्र या स्थान का जिक्र है। स्थान हो या कोई देश हो या कोई प्रदेश हो तो संगठन का निर्माण होता है, और यदि कोई क्षेत्र अविकसित है तो यह आभास होता है कि विकास की सामान्य योजना इस क्षेत्र में न्यायिक विकास नहीं हो पाएगा, तो उस विशेष क्षेत्र को विकसित करने के लिए संगठन का निर्माण होता है। तो क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है। जैसे हमें मान लिया जाए कि हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, तो इसमें हम डिफेंस कैसे बढ़ाएंगे, प्रतिरक्षा कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की स्थापना कर लेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें व्यक्तियों को रखा जाएगा जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हों। ठीक, तो ये ऐसा हो सकता है। और यदि कोई अन्य विभाग जैसे पर्यावरण विभाग है तो पर्यावरण विभाग में क्या होगा, अल्पसंख्यक विभाग है तो उसमें क्या होगा, या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो जिसका नाम आता है, या तमाम ऐसे हैं जिसमें वनस्पतियों और पशु पक्षियों की रक्षा, जिसमें दंड कारण योजना आदि है, उस सब उसका उल्लेख होता है, तो ये सब मिल जाएगा। तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें संगठन भी दो प्रकार के होते हैं, सब लोग इसको जाने रखिए। संगठन दो प्रकार के होते हैं। पहले पहले तो याद रखिए कि लूथर गुलिक का 4P है। उसके बाद वो 4P क्या है इसको याद रखिए। उसके बाद संगठन दो प्रकार का होता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन वह होता है, हम एक मिनट में बता देते हैं, जो व्यवस्थित ढंग से प्लानिंग करके व्यवस्थित ढंग से नियोजित तथा रूपांकित किया गया हो, जिसे प्राधिकारी सत्ता द्वारा मान्यता दी गई हो, इसको हम औपचारिक संगठन कहते हैं। इसमें संगठन चार्ट तथा नियम आदि का उल्लेख होता है और जो दिखाई देता है। औपचारिक संगठन यह होता है जिसके नियम बने होते हैं, ठीक है, प्लान बना के किया जाता है और जिसको लागू किया जाता है। अनौपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन वह संगठन होता है जो छोटे मोटे अस्थाई संतुष्टिदायक संगठन मनुष्य अपना बना लेता है, उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक है। तो अनौपचारिक संगठन में व्यक्ति अपनी इच्छाओं, समस्याओं, जिज्ञासाओं तथा भावना के अनुरूप जो एक समूह बनाता है उसको हम संगठन कहते हैं। जैसे दोपहर में एक साथ बैठकर खाने खाने वाले लोग, सायंकाल में या शाम के समय एक स्थान पर खेलने वाले लोग, या कार्मिक, कार्मिक का मतलब यहाँ पे क्या है, जो लोग सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको कार्मिक बोला जाता है, जिसका अंग्रेजी है पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल बोला जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये कार्मिक बोला जाता है, इसकी हिंदी है। जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अच्छे तरीके से काम करते हैं उनको कार्मिक बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया अनौपचारिक संगठन। अब हम आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। ठीक है, किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध काम करता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, बहुत लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि वैज्ञानिक का मतलब इसमें विज्ञान वाले नहीं काम करते हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब यह है कि किस प्रकार से विज्ञान की चीजों को, मतलब कि किस प्रकार से वैज्ञानिक परिस्थितियों को, वैज्ञानिक स्थितियों को हम सामने लाएं, सामने रखें, तो उससे क्या निकल के आएगा, एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध निकल के आएगा। और वो जो वैज्ञानिक प्रबंध होगा वो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने का काम करेगा। ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध, और वैज्ञानिक प्रबंध को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले विज्ञान को जानें। ठीक है, प्रबंधन का अर्थ किस प्रकार से होता है हम उसको विज्ञान के मामले में समझने का प्रयास करें, तो उसमें वैज्ञानिक प्रबंध की झलक दिखाई देती है। और प्रबंधन क्या होता है सभी लोगों को पता है, अभी मैंने बहुत बार बार बताया है कि
कि प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्रबंधन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर का जो एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो हासिल किया जाए। तो वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन किसे कहते हैं? ऐसा प्रबंधन जिसमें विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारा जाए, या जिसमें प्लानिंग हो अच्छे से, जिसका नियोजन अच्छे से हो, प्लानिंग अच्छे से हो, जिसमें ऐसी चीजें रखी जाए कि समय से उसका परिणाम भी निकल करके आए। तो ऐसे प्रबंधन को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है कि उससे जो विकास प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, जो भी जितने भी वितरण प्रबंध या परिवहन प्रबंध जो भी हैं, वो अच्छे तरीके से हमारे सामने आ जाते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसको हमें विज्ञान के रूप में इसका एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ना होता है, और इसको हम जो इसके सिद्धांत निकलेंगे वो सार्वभौमिक रूप से माना जाता है। तो ये सुव्यवस्थित होता है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है सुव्यवस्थित होता है। इसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, कारण और परिणाम में संबंध होता है, सार्वभौमिकता होती है, ठीक है। और औपचारिक शिक्षण होता है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक विधियों में आता है परीक्षण, अवलोकन इत्यादि आते हैं, और इसमें टैबुलेशन आता है, ये सब आते हैं, ठीक है। और पूर्वानुमान इसमें संभव होता है। इसमें उद्देश्यपूर्ण अध्ययन होता है, तभी जो है इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और साइंटिफिक मैनेजमेंट आज बहुत आवश्यक चीज है। बिना साइंटिफिक मैनेजमेंट के हम चीजों को कहीं भी बढ़िया से ले जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला है ह्यूमन रिलेशन। और साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर का था, किसका था? जो सिलेबस में पढ़ना है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर का है। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लें। जिसमें फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने जो अपने एक प्रबंधन की बात कही है। किसने? फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने जो प्रबंध की बात की है उसमें इन्होंने कहा है कि आ, किसी भी प्रबंधन को या किसी भी प्रशासन को अच्छे कार्य करने के लिए उन्होंने एक 1911 में एक थ्योरी दिया था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसमें हम विश्लेषण कर सकते हैं, किसी चीज को अच्छी तरीके से लागू करें, या उसको एक तरह से परिष्कृत रूप दें, स्टैंडर्ड बनाएं, उसका एक वर्क फ्लो स्टैंडर्ड हो, उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक में 1911 में इसकी बात की थी। ये चीज छूट रही थी, इस चीज को भी आप लोग समझिए और इसको समझने का प्रयास किए। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। अब आगे आते हैं ह्यूमन रिलेशन। ये मायो का है। ह्यूमन रिलेशन किसका है? मायो का है। और ह्यूमन रिलेशन में क्या आता है? मानवीय संबंध की बात की जाती है। किसकी संबंध की बात की जाती है? मानवीय संबंध की बात की जाती है। और जो मानवीय संबंध होता है यह किस प्रकार कार्य करता है? मानवीय संबंध किस प्रकार कार्य करता है? अब ये वाला तो आपने वैज्ञानिक प्रबंध समझ ही लिया, फ्रेडरिक विंसलो टेलर वाला जो 1911 में आया। अब हम मानवीय प्रबंध पर जाएंगे। मानवीय प्रबंध होता क्या है? जो मनुष्य के आपसी संबंधों को निर्धारित करता है, जिससे लोक प्रशासन और उत्कृष्ट और क्रियान्वित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, उसे हम मानवीय संबंध बोलते हैं। और मानवीय संबंध जो होता है अपने आप में एक प्रकार से ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के स्तर पर हमें इसको देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में उसको तमाम प्रकार से दुख दर्द सहने होते हैं, और उसी हिसाब से उसके कार्य करने की क्षमता घटती बढ़ती है। तो मानवीय जो संबंध होता है इसके बारे में कहा जाता है कि औद्योगिक जगत में मानवीय संबंधों का महत्व 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, यानी कि 1920 उसमें या 1910 के बाद आ गया था। उदाहरण ह्यूगो मास्टरबर्ग द्वारा रचित इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी
जो इन्होंने पुस्तक लिखी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था, उन्होंने इस दृष्टिकोण को, मानवीय संबंध को अच्छे से प्रकट किया 1920 के दशक में। और मानवीय संबंध में जब इन्होंने प्रकट किया मास्टरबर्ग ने, तो अन्य लोग भी इसी के साथ साथ जुड़ते चले गए, जिसमें से एलरन मेपो, विलियम जे डिक्सन, ठीक है, ई वार्नर, डब्ल्यू लॉयड, यल जे हेंडरसन आदि जो हैं, ये मानवीय संबंध के उपागम को अनौपचारिक संगठन के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्योंकि मानवीय संगठन, मानवीय संबंध लोक प्रशासन को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये क्यों निकल के आया? क्योंकि जब लोक प्रशासन कार्य कर रहा था तो विश्व स्तर पर बहुत से परिवर्तन भी हो रहे थे। 1929-32 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई। तब ये माना जाने लगा मानवीय संबंधों का अध्ययन हम किस प्रकार करें। पूंजी आधारित उद्योग विकसित हो रहे थे बहुत तेजी से, तकनीकी प्रगति हो रही थी, ठीक है, वर्ग का विरोध हो रहा था, मतलब श्रमिक वर्ग और शासक वर्ग का विरोध हो रहा था, क्योंकि वो साम्यवाद की लहर इस पर प्रभावी थी, जो सोवियत संघ की थी। तो मानवीय संबंध का महत्व क्या है, इसके लिए प्रयोग किया गया, इसके लिए प्रयोग किया गया। और इसमें होथोर्न नाम का एक वैज्ञानिक था, होथोर्न वैज्ञानिक, सॉरी, होथोर्न नाम की एक जगह थी जहां पर इसका प्रयोग किया गया। होथोर्न जो था, एक जगह थी जहां पर इसका प्रयोग किया गया, वो हम आगे बताएंगे। तो मानवीय संबंध की विशेषता क्या है? हाँ, इसकी विशेषताएं क्या हैं? एल्टन मायो का हॉथॉर्न जो जगह था वो तो बाद में चर्चा करेंगे। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताएं ये हैं कि यह उपागम यह मानकर चलता है कि मानव एक मशीन है या मशीन का कोई पुर्जा नहीं है। इसलिए मानव को हम मशीन मान ही नहीं सकते, मशीन का पुर्जा नहीं है, मशीन नहीं है, अपितु वह सजीव एक प्रकार से प्राणी है, संवेदनशील है, और जिसके अंदर आइडियाज आते हैं, विचारवान प्राणी है, और समूहों के नियम से प्रभावित होता है। ठीक है। मानव संबंध औद्योगिक संबंधों का पर्याय नहीं है, बल्कि ये संगठन में कार्यरत कार्मिकों को आदर्शोन्मुखी बनाने के लिए ठोस पद्धतियां ढूंढने से संबंधित है। मतलब मनुष्य कोई मशीन नहीं है, मनुष्य संवेदनशील प्राणी है, और मनुष्य जो है औद्योगिक संबंधों का पर्याय नहीं है। और मनुष्य क्या है? सामाजिक मनुष्य, जैसा कि मैंने बताया कि सोशोलॉजिकल ज्यादा है, सामाजिक मनुष्य, सामाजिक प्राणी है। और औपचारिक संगठनों के कार्यकलाप को समझने के लिए अनौपचारिक संगठनों को ध्यान देना जरूरी है। और इसमें अनुशासन, कार्य संचालन, संतुष्टि के साथ साथ जो कार्मिक होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनकी कार्य क्षमताओं में जो पॉजिटिव ग्रोथ होता है, उसकी दिशा में प्रयास करने की पहल की जाती है। इसमें इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये है उसकी विशेषता। मानव संबंध की विशेषताएं क्या होती हैं? अब जो इसका प्रयोग हुआ, जॉर्ज एल्टन मायो द्वारा 1880 में इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने जो एक प्रयोग किया ह्यूमन रिलेशन पर, मानव संबंध पर, और इन्होंने जो प्रयोग किया वो हॉथॉर्न नामक जगह पे किया था, जिसका उसका जगह का नाम अंग्रेजी में हॉथोर्न, HAWTHORN, मतलब हॉथोर्न नामक अमेरिका में जगह था जहाँ पे महिलाएं पुरुष तमाम लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने जब काम कर रहे थे लोग, तो उन्होंने प्रकाश के प्रयोग किया। प्रकाश मतलब लाइट। जब काम कर रहे थे तो लाइट कभी तेज करते थे, कभी धीमा करते थे। तो ये देखते थे कि लाइट तेज या धीमा करने से कहीं उनके कार्य क्षमता पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो ये निकाला उन्होंने कि इस चीजों का कोई प्रभाव कार्य क्षमता पर नहीं पड़ता है। उन्होंने खाना खाने के टाइम बदले, तब भी निकल करके आया कि कार्य क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने मशीनों को कभी बंद किया, कभी खोला, तब भी कार्य क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से जो चीजें हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हम किस प्रकार से चीजों को ले जाते हैं। और ये कंपनी कहाँ थी? ये अमेरिका में शिकागो में हाथोर्न वर्क्स ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी। हाथोर्न वर्क्स ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ये शिकागो में स्थित थी, जिसमें इन्होंने प्रयोग किया, शिकागो की कंपनी के ऊपर प्रयोग किया एल्टन मायो ने। और एल्टन मायो ने जो प्रयोग किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने प्रयोग करने की शुरुआत 1927 से की,
जो 5 साल तक 1932 तक एल्टन मायो का प्रयोग हाथोर्न वर्क्स ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो पर होती रही, शिकागो में, ठीक है। और जगह ये था, हाथोर्न नामक कंपनी जगह थी शिकागो की, उस जगहों पर इन्होंने प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया, रिले असेंबली टेक्स्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया, इंटरव्यू प्रोग्राम चलाए, बैंक वायरिंग टेक्स्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया, इतने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इसके बावजूद इनको ये निकल करके आया कि मनुष्य ये सब नहीं चाहता। मनुष्य चाहता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, उसके संबंध अच्छे हों, उसको काम करने का समय से कोई मतलब नहीं है, उसको अच्छे से सम्मान दिया जाए, रुपया पैसा दिया जाए काम करने का, तो वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा। क्योंकि इनके लाइट बंद करने से, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से, लाइट कम तेज करने से या बंद करने से प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वेस्टर्न शिकागो जो इलेक्ट्रिक कंपनी थी, हॉथॉर्न वर्क्स ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो की, इस पर एल्टन मायो के प्रयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि मनुष्य के संबंध प्रबंधन में ज्यादा जरूरी है, ना कि उसके अगल बगल के मशीनें, क्योंकि वो मशीन नहीं है, ना कि उसके अगल बगल की चीजें, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनको अपने बॉस से भी कोई मतलब नहीं होता है, उनको बस अपने काम से मतलब होता है। ये एल्टन मायो ने सिद्ध किया और उन्होंने किया भी। तो प्रयोग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने छह छह लड़कियों के ग्रुप बना दिए और एक समान कार्य छह छह लड़कियों को करना था। तो लड़कियों को, छह लड़कियों को एक कमरे में रखा, छह लड़कियों को एक कमरे में अपना काम करती थी, जहाँ पे लाइट जो बल्ब है कभी तेज कभी धीमा किया जाता था, प्रकाश को कम या ज्यादा करके देखा गया कि उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है। और 1.5 वर्ष तक रिसर्च करने के बावजूद ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश को या अन्य सुविधाओं को कम या ज्यादा करने से उत्पादन में कमी नहीं आती है, उत्पादन बढ़ता चला जाता है। तो उन्होंने प्रकाश के सिद्धांत को, इल्यूमिनेशन थ्योरी को छोड़ा, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट को छोड़ा, दिहाड़ी, विश्राम के क्षण, काम के अवधि को लेकर के प्रयोग किए, तब भी इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उत्पादन बढ़ता जा रहा था। तो ये निष्कर्ष निकाला लोगों ने कि संभवतः जो श्रमिक हैं, लड़कियां हैं या जो भी लड़के हैं, उनके व्यवहार के लिए प्रवृत्ति उत्तरदायी है। उनका प्रवृत्ति है काम करना, और उनको यदि सब कुछ मिल रहा है, समय से खाना पीना अपने घर में मिल रहा है, या उनको सही से इज्जत मिल रही है, सही से उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, तो उन पर इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता कि जो काम करने की मशीन है या काम करने का जो वातावरण हो कैसा है। तो उन्होंने, इन श्रमिकों ने अपना एक सोसाइटी निर्मित कर लिया था, अपना एक समाज बना लिया था, और इस समाज के आधार पर उसमें ये भागीदारी ये करके इन्होंने अपना उत्पादन की क्षमता भी विकसित कर ली थी, जिसका बाह्य उपकरणों का या बाह्य परिस्थितियों का इन जो समाज इन्होंने बनाया, श्रमिकों ने, छह छह लड़कियों ने, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मेयो ने क्या कहा कि सामाजिक मनुष्य की व्याख्या की। मनुष्य क्या है, सामाजिक है, सोशियोलॉजिकल है, सोशल है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है, मिलजुल करके रहना पसंद करता है। तो इस प्रकार से मेयो ने 5 प्रकार की उपकल्पनाओं की चर्चा की और अंत में कहा कि इस कार्य संतुष्टि मूलतः समूह की अनौपचारिक सामाजिक रचना पर निर्भर करती है। मतलब कि यह अनौपचारिक, इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। अतः अतः जो निरीक्षक करने वाले हैं, जैसे सुपरवाइजर होते हैं या बॉस होता है, उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, अपनी बात खुलकर कह सकें। और पर्यवेक्षण तथा मनोबल प्रत्यक्षता आपस में संबंध रखता है, ठीक है। पर्यवेक्षण करो, लेकिन ये जैसे हम किसी को चेक करने जाए, कोई किसी को चेक करने जाए, तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, तो अपने आप उसका उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसको टोकना नहीं चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, या उसको किसी भी बात बात के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए उसको पनिशमेंट भी नहीं देना चाहिए। तो इन्होंने प्रयोग किया, ह्यूमन एटीट्यूड का प्रयोग किया, सेंटिमेंटल प्रयोग किया। उन्होंने जो प्लांट था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक शिकागो कंपनी, उसमें 25,000 कार्मिकों के 21,126 श्रमिकों से उन्होंने इंटरव्यू करके एक क्वेश्चनेयर भरवाया, और हार्वर्ड अध्ययन दल के इस शोध में मानवीय व्यवहार तथा भावनाओं को जानने का प्रयास किया। हार्वर्ड अध्ययन दल, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका में, और प्रत्येक समिति से यह कहा गया श्रमिक से कि वह प्रबंध की नीतियों, जो उसका प्लानिंग है, कार्य का माहौल है,
जो बॉस का बिहेवियर है उसके बारे में अपने खुलकर विचार प्रकट करें। तो इससे क्या निकल के आया, जो श्रमिक थे उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, और जो कमियां थी उसको कंपनी ने दूर किया, तो उत्पादन अपने आप बढ़ गया। तो बिना, परिणाम यह निकला इसका क्वेश्चनियर का या अनुसूची का, कि बिना फैक्ट्री के माहौल, भौतिक सुविधाओं तथा वेतन में परिवर्तन किए ही यदि उनसे हम केवल मनोस्थिति में, ह्यूमन रिलेशन पे ही कुछ बात कर लें, तो श्रमिकों का मनोबल बढ़ जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया, और तमाम एक्सपेरिमेंट एल्टन मेयो ने किए। बैंक का वायरिंग का एक्सपेरिमेंट था, कि किस प्रकार से टर्मिनल और तार लगाना था बैंक में, तो उसको कैसे कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समूह में नियम बना लिया गया था। आपसी जो समूह था श्रमिकों का, उन्होंने नियम बना लिया गया था, नियम बना लिया था कि सभी एक जैसा कार्य करेंगे, सभी एक जैसी छुट्टी लेंगे, सभी टाइम से आएंगे, लेकिन जब शुरुआत होगी तो सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। यदि एक कोई आराम करेगा तो सब लोग आराम करेंगे। ठीक है, तो जो आपसी समूह में जो उन्होंने नियम बनाए उसमें था कि किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक कार्य नहीं करना चाहिए, वरना वो ये कहलाएगा कि बहुत सेख ही भगा रहा है। किसी व्यक्ति को बहुत कम काम भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको धोखेबाज कहा जाएगा, कामचोर कहा जाएगा। किसी भी को अपने साथियों की चुगली सुपरवाइजर से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह भेदिया माना जाएगा। किसी भी साथियों में सामाजिक दूरी नहीं बननी चाहिए, ना ही कार्यालयी व्यवहार करना चाहिए, अर्थात यदि कोई निरीक्षक है तो वह निरीक्षक जैसा व्यवहार ना करे। तो ये बैंक वायरिंग का प्रयोग था, क्योंकि जो इसमें बैंक था उसमें क्या था, धातु को सोल्डर करना, टर्मिनल लगाना था, तार लगाना था। तो इस प्रकार से था, उसमें श्रमिकों को वेतन दिया जाता। तो हॉथोर्न का जो प्रयोग था, शिकागो इलेक्ट्रिक, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो का, हॉथोर्न का, ये इसमें एल्टन मायो ने बहुत से प्रयोग किया, मानव संबंधों को बताया। ठीक है, तो एल्टन मायो का अंतिम प्रयोग 1943 में हुआ, जिसमें हवाई जहाज का सामान बनाने वाली एक जो कंपनी थी, छोटा मोटा जगह था, फाउंड्री जिसको बोला जाता है, उसमें किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भी अफरा तफरी मची थी, उससे जो उद्योग धंधे कहीं भी यह नहीं था कि उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस अनुभव के आधार पर मेयो ने, एल्टन मेयो ने पाया, उसकी टीम ने पाया कि चिंताजनक श्रमिक अदला बदली तथा अनुपस्थितिवाद उस क्रम में था जहां ना तो कोई अनौपचारिक संगठन था, ना कोई ऐसा सहज नेतृत्व था जो श्रमिकों के एक समूह को संगठित कर सके। तो ये चीज बताया, इसीलिए वो फेल भी माना जाता है। जो हवाई जहाज के प्रयोग सामान, जो फाउंड्री, कहा कि फाउंड्री क्यों नहीं बढ़िया काम कर रही है, उसका भी कारण हेथोर्न का अध्ययन में दिखाई दिया, एल्टन मायो के। अब हम आगे आते हैं, एक आता है, एल्टन मायो वाला हो गया फंक्शनलिज्म। ये है हेनरी फेयोल का फंक्शनलिज्म। हेनरी फेयोल जो एक पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स हैं, इन्होंने कहा कि किस प्रकार से प्रबंधन को, जिसके तुम्हारे सिलेबस में, आप लोगों के सिलेबस में दिया फंक्शनलिज्म, मतलब प्रकारवाद। प्रकारवाद को हम मैनेजमेंट से जोड़ करके चलते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सब प्रबंधन के सिद्धांत हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। प्लानिंग मतलब नियोजन, संगठन, कमांड मतलब नियंत्रण, समन्वय, तथा एक प्रकार से किसी चीज को देख रेख करना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म हेनरी फेयोल का है। इन्होंने जो प्रबंधन के लिए बात की, वो की कि प्रबंधन कैसे बढ़िया से हो सकता है। प्रबंधन करने के तरीके हेनरी फेयोल ने बताया कि कार्य का विभाजन बढ़िया से होना चाहिए, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व तो अच्छे तरीके से होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए, निर्देश की एकता होनी चाहिए, सामान्य हितों के सामने व्यक्तिगत हित गौण होने चाहिए, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए, श्रेणी श्रृंखला होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक के पदाधिकारियों के मध्य जो आपस में संवाद है, या जो संप्रेषण है, उसके उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला बननी चाहिए, उसको श्रेणी श्रृंखला बोलते हैं। और सभी स्तर के अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए, स्केलर चेन इसको बोलते हैं। और इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थित स्थायित्व होना चाहिए, पहल होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, तब जा करके प्रबंधन अच्छे से काम करता है। तो मैंने इसमें 13-14 चीज बताया है, सब लोग नोट कर लीजिए। कार्य विभाजन, प्राधिकार,
तथा उत्तरदायित्व तो अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित को गौण रखना चाहिए, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए, श्रेणी श्रृंखला होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, पहल होना चाहिए इसमें प्रबंधन में, सहयोग की भावना आदि होनी चाहिए, तब जाकर के प्रबंधन अच्छे से काम करता है। और सबसे जो इन्होंने मुख्य 4 बिंदु बताए वो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये प्रबंधन के सिद्धांत है हेनरी फेयोल के, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चौथा यूनिट में आते हैं, जल्दी समाप्त हो जाएगा 15 मिनट में। इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया है, ब्यूरोक्रेसी, लोक जो ब्यूरोक्रेसी होता है, जिसको नौकरशाही बोलते हैं, नौकरशाही होता क्या है? नौकरशाही का मतलब ये है कि जो उच्च वर्ग के कर्मचारी होते हैं, जिनका काम केवल निर्देश देना होता है, जो केवल मेज पे बैठ के काम करते हैं, उनको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ब्यूरो बोलते हैं। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द ब्यूरो का है। ब्यूरो का मतलब होता है मेज, और क्रेसी ग्रीक के क्रेसिया से उत्पन्न हुई है, जिसका मतलब होता है सशक्त होना। जैसे डेमोक्रेसी, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मेज, डेस्क पर लिखने वाला व्यक्ति जो मजबूत हो, दस्खत खाली करता हो, उसको हम नौकरशाह बोलते हैं। और नौकरशाह भी एक प्रकार से कर्मचारी भी होता है। और ये जो नौकरशाही व्यवस्था है पूरे विश्व में लगभग लगभग चलती है। ब्रिटेन की नौकरशाही व्यवस्था, भारत जो है, भारत में जब ब्रिटेन रहते थे ब्रिटिशवासी, उपनिवेश बना के ब्रिटेन के लोग, तो यहाँ से लोग चले गए, लेकिन व्यवस्था वही बनी हुई है, उन्होंने अपने यहाँ परिवर्तन कर लिया और दूसरी चीज है। तो ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के शब्द और ग्रीक के शब्द क्रेसिया से निकला हुआ है। तो इसमें इसका शुद्ध अर्थ जो निकलेगा, उसमें किताबों में लिखा हुआ है कि इसका अर्थ हुआ डेस्क की सरकार। डेस्क की सरकार, डेस्क का अधिकारी लिखना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रेंच के अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्डने ने किया था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन फ्रांस की अर्थव्यवस्था को नौकरशाही की असफलता मानते हुए कि फ्रांस में ब्यूरोमानिया नामक रोग हो गया है, मतलब ब्यूरोक्रेसी ने फ्रांस को बर्बाद कर दिया है। ये अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्ने ने कहा था फ्रांस के बारे में। वही हर देश में होता है, नौकरशाही जब उत्तरदायी नहीं होती है, नौकरशाही पर जब नियंत्रण नहीं रखा जाता, तो किसी भी देश में या किसी भी सभ्य समाज में नौकरशाही जब बेलगाम हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो नौकरशाही की एक बुराई हो गई जो हम लोग जानते हैं। नौकरशाही में, भारत में नौकरशाही में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आईएएस पीसीएस सब नौकरशाही के ही उसमें श्रेणी में आते हैं भारत में। तो नौकरशाही के बारे में तमाम लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी। एफएम मार्क्स ने द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लिखा, जो आप लोगों के सिलेबस में है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में नौकरशाही में उन्होंने 4 अर्थों में नौकरशाही को बताया कि नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन होता है जो लोक प्रशासन के कार्य करने की एक संरचना को दृष्टिगत करता है, मतलब संरचना चलाता है। संगठन के अच्छे प्रबंध में नौकरशाही एक व्याधि के रूप में, व्याधि माने बीमारी, संगठन के एक अच्छे प्रबंध में नौकरशाही व्याधि के रूप में बाधक होती है, मतलब बीमारी भी बनती है। तो नौकरशाही कहीं ना कहीं लाल फीताशाही भी जिसको बोला जाता है, लाल फीताशाही मतलब कि फाइल को लाल टेप से या कपड़े से बांध करके मेज पे रख लेना, वो वैसे ही पड़ा हुआ है 5 महीने, उसको कोई खोलने वाला नहीं है। अधिकारी आया, मेज पे बैठा, दूसरा पेपर साइन किया, चला गया, वो जो है फाइल में बांध करके लाल कपड़े से ऐसे रखा हुआ है। उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही। तो ये अच्छे प्रबंधन में नौकरशाही एक बीमारी के रूप में होती है। नौकरशाही एक सरकार का कार्यपालिका को चलाने का एक प्रकार से संगठन है, जिसको हम सरकार का भी नाम दे सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी होते हैं या भारत सरकार के कर्मचारी, नौकरशाही। और नौकरशाही क्या है? एक प्रकार से गलत कार्य करने वाला या बुराई पैदा करने वाला ऐसा अवसाफ है जो स्वतंत्रता को छीड़ कर देता है या समाप्त कर देता है। नौकरशाही में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। और कोई चीज, अब आप लोग अपने गांव में, अगल बगल तहसीलों में, जिलों में जाके देखिए, कोई प्लान आई, योजना आई, किसी चीज को कैसे बांटना है, मिट्टी का तेल कैसे बटेगा, राशन कैसे बटेगा, मोबाइल कैसे बटेगा, योजनाएं कैसे होंगी, साइकिल कैसे बटेगा, बिजली कैसे आएगा, सारा चीज सरकार करती है। लेकिन सरकार उसको बांटने नहीं आती है। प्रदेश का मुख्यमंत्री या
भारत देश का प्रधानमंत्री उसको बांटने नहीं आता, उसके अधिकारी के माध्यम से कार्य कराता है। यदि अधिकारी अपने आप में उसके अंदर क्षमता नहीं है किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने की, या मानवीय संबंधों को या व्यवहारिकता को लेकर नहीं चल रहा है, तो नौकरशाही बुराई करने वाला सबसे बड़ा अभिशाप होता है, जो स्वतंत्रता को छीण कर देता है, भंग कर देता है। तो नौकरशाही एक ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानवीयता का अभाव पाया जाता है, जिसमें ह्यूमनिज्म होता ही नहीं, मानवीयता होता ही नहीं है। जनता के हितों पर ध्यान दिए बिना शासन करने, आज्ञा देने तथा अनावश्यक हस्तक्षेप करने की चिंता बनी रहती है। ये काम नौकरशाही करता है। इसमें लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, बिना मतलब हस्तक्षेप, कार्य करने में ढीलापन, कार्य को ऐसे ही निपटा देना, कुछ भी लिख दो, समझ में आए चाहे ना आए, बस एक दस्तखत मोहर बना मार के दे दो, हो गया, तहसील से कागज बन गया। तो कार्य में बेढंगापन, अकुशलता, कोई जरूरी नहीं कि कोई आईएएस बन गया, यूपीएससी पास कर लिया तो बहुत तेज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वह रट करके पढ़ करके एग्जाम पास करना कोई उसके प्रामाणिकता नहीं है कि बहुत तेज होगा। जैसा कि मैं यूट्यूब में सुनता हूँ और लोग कमेंट भी मारते हैं कि आईएएस पीसीएस है तो बहुत तगड़ा एग्जाम पास किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे भी तेज तेज लोग पढ़े रहते हैं जो नौकरी नहीं पाते, लेकिन उनका काम बड़ा अच्छा होता है। किसी कारण से यदि कोई छोटा मोटा नौकरी आईएएस पीसीएस बन जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को विश्व को एक समाज के रूप में देखना है, नवीन लोक प्रबंधन देखना है, नवीन लोक प्रशासन को देखना है। तो उसमें ये ब्यूरोक्रेसी वगैरह एक बाधा बनती है, तो देश को भी कहीं ना कहीं वो नीचे लेके जाती है। भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब नौकरशाही में सुधार होगा, ये 100% बात सत्य है। ये मैं बोल रहा हूँ, इसको सब लोग याद रखिएगा, नौकरशाही में सुधार होने से ही भारत देश विश्वगुरु वास्तव में बनेगा। नहीं तो योजनाएं इतनी बनाई है सरकार ने और कहीं धरातल पे दिखता नहीं है। सोनभद्र जैसे जिले में तो और नहीं दिखता, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो नौकरशाही की आलोचना भी की जाती है और आलोचना करनी भी चाहिए, क्योंकि आलोचना के बिना सुधारों को हम नहीं लागू कर सकते हैं। आलोचना करके उसमें नई चीजें ला करके नए सुधार करना ही पड़ता है। तो जब नए सुधार होंगे तो भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, बिना मतलब का हस्तक्षेप, ढीलापन, कार्य का बेढंगापन, अकुशलता सब समाप्त हो जाएगा। तो नौकरशाही के कार्य भी तरीके बदलेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये भी चीज जानने की जरूरत है। एक बार कॉलेज में ही कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो वोटर वाला प्रोग्राम, तो एक तहसीलदार जी आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये विदेशों में तो तहसीलदार और एसडीएम डीएम का तो इतना नहीं चलता जितना भारत में चलता है। तो उन्होंने कहा कि भारत की जनता मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए नौकरशाही जरूरी है। तो चूंकि वो चला गया तहसीलदार, नहीं तो मैं उससे पूछता कि क्यों नहीं भारत की जनता को बुद्धिमान बनाया जा रहा है, उनको सक्षम क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ताकि नौकरशाही की इतनी आवश्यकता ही ना पड़े। इसका जवाब वो नहीं दे पाते। उन्होंने कहा कि भारत की जनता कमजोर है, अकुशल है, बुद्धिमान नहीं है, इसलिए नौकरशाही की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जबरदस्ती कोई एक अधिकारी चाहिए जो भेड़ की तरह सबको हाँके, तो वही नौकरशाही है। इस मामले में तो मैं नौकरशाही का विरोध करता हूँ कि नौकरशाही को ये वक्तव्य देना कि चूंकि अनपढ़, अशिक्षित और बुद्धिमान नहीं लोग हैं इसलिए नौकरशाही जरूरी है, ये कहीं से भी जरूरी नहीं है। क्यों ना जनता को हम कुशल बनाएं, कौशल उनके अंदर विकसित करें और उनको 100% लिटरेसी दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए। तो ये नौकरशाही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नौकरशाही में है वेबर का सिद्धांत। मार्क्स मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत के 8 विशेषताएं बताई हैं। मैक्स वेबर कौन था? मैक्स वेबर जर्मनी का था। कुछ लोग जानते भी होंगे जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा। और सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर का नाम आता है, सोशल साइंस का बहुत बड़ा प्रणेता रहा है, और सोशल थ्योरी और रिसर्च पे इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, न्यायविद भी थे। और ये जो है जर्मनी में पैदा हुए थे। इनका प्रशिया में जन्म हुआ था, लेकिन ये वीमर रिपब्लिक में इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। और इन्होंने नौकरशाही पर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने समाज से जोड़ा है कि नौकरशाही की जवाबदेही समाज के प्रति है। तो उसकी विशेषताएं आपको बताएंगे कि नौकरशाही की 8 विशेषताएं मैक्स वेबर के अनुसार क्या हैं, या जो भी विशेषताएं हैं। 8 तो किताब में लिखा हुआ, लेकिन विशेषताएं और भी हो सकती हैं। जब मैक्स वेबर की पुस्तक पढ़ी जाएगी तो उसमें निकल करके आएगा। तो ये चीज जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से नौकरशाही काम करती है। ठीक है, तो उसकी 8 विशेषताएं हैं।
उन्होंने मैक्स वेबर ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम ही था थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और ये पुस्तक उसी समय प्रकाशित हुई जब प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल आने वाला था उसी समय। और उन्होंने 6 प्रमुख सिद्धांत बताए इस पुस्तक में। उन्होंने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी लिखी। तो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में इसका जिक्र है और उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैक्स वेबर ने बताए हैं। तो सबसे पहले विशेषताओं में नंबर 1 है कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या पब्लिक सर्विसेज होती हैं, लोक सेवा के संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को विशेष कार्य सौंपे जाते हैं। जो लोक सेवा आयोग से चयनित होते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी में भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र पर है जिसको इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। इसके तहत जिसका भी सरकारी अधिकारी का चयन होता है उसको विशेष कार्य सौंपे जाते हैं। बात सही है। आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या राजकीय डिग्री कॉलेज के ही टीचर को ले लीजिए। हम लोगों के ओबरा में यहाँ पर जितने भी टीचर हैं लोक सेवा आयोग से आए हैं, तो इनको सरकार उच्च शिक्षा का विशिष्ट काम इनको देती है, लोग करते भी हैं और सबको नहीं देती है। तो सभी सदस्यों में इन्होंने कहा कि नौकरशाही में सभी सदस्यों में सत्ता विभाजित होती है। प्रत्येक सदस्य सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं। सौंपे गए कार्यों का नियमित पालन के लिए एक व्यवस्थित प्रबंधन होता है, एक बिल्कुल फिक्स्ड मैनेजमेंट होता है, उसके तहत काम करते हैं। संगठन का निर्माण पद के सोपान के सिद्धांत पे किया जाता है। पद सोपान लोक प्रशासन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। शायद आप लोग बीए में पढ़े होंगे। मतलब हायरार्की होती है जिसमें समूह का सबसे ऊपर, खा सबसे उसके नीचे, गा उसके नीचे, घा उसके नीचे, इस प्रकार से जो ABCD हायरार्की, डी सबसे नीचे, ए सबसे ऊपर। तो ये पद सोपान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद सोपान बोलते हैं। सोपान माने सीढ़ी होता है, सीढ़ी सब लोग जानते रहिए। लेन देन तथा आय व्यय पर नियंत्रण करने के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है। सेवी वर्ग की भर्ती तथा प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। अधिकारियों को निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है, फिक्स पैसे दिए जाते हैं, तनख्वाह जिसको बोलते हैं। नियमों को कठोरता से पालन किया जाता है। ठीक है। इन्होंने मैक्स वेबर ने जो इसके सिद्धांत बताए हैं, नौकरशाही की विशेषताएं बताई हैं, वो मैंने बता दिया। अनेक लोग हैं जो विशेषताएं बताए हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में वेबर का है तो वेबर को हम लोगों को पढ़ना है। तो वेबर ने क्या कहा, वेबर का जो नौकरशाही का मॉडल था उसमें क्या बात निकल करके आया, बस 10 मिनट और क्लास चलेगा। तो उसमें निकल करके आया कि इसके गुण तथा लाभ दोनों वेबर ने अपने पुस्तक में, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो भी था इनका पुस्तक मैक्स वेबर का, इन्होंने इसकी चर्चा की। तो इसकी बातें निकल करके आती हैं। और वेबर अपने आप में बहुत बुद्धिमान था। ठीक है। बुद्धिमान था। बुद्धिमान होने के चलते उसने इस चीज को समझा कि ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से काम करती है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मैक्स वेबर का, इनको इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में इनकी जो चर्चा है 1922 में जो थ्योरी ऑफ पब्लिकेशन ब्यूरोक्रेसी निकली, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका पुस्तक 1922 में वेबर में आया। और मैक्समिलन वेबर जिसको नाम बोलते हैं, मैक्समिलन CE वेबर, मैक्समिलन कार्ल एमिल वेबर इनका पूरा नाम था, सब लोग जानते रहे, जर्मन के थे। इन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि वेबर के अनुसार सर्वाधिक प्रशंसनीय भाग उसकी तकनीकी, वेबर का जो प्रशंसनीय भाग था उसकी तकनीकी योग्यता पर प्राप्त कार्मिकों के चयन, जो मतलब योग्य हों, तकनीकी दक्ष हों, उनको उस कार्मिकों का चयन होना चाहिए जो प्रशासनिक कार्य कुशलता और दक्षता को बनाते हैं, बढ़ाते भी हैं। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। वेबर ने इसका एक मॉडल बताया कि नौकरशाही में क्या चीज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार की स्थापना तथा जनता द्वारा उसकी स्वीकृति में नौकरशाही एक श्रेष्ठ विकल्प है। नौकरशाही के अभाव में कानूनी तार्किक सत्ताओं के निष्पादन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। मतलब नौकरशाही ना हो तो जो सत्ता के कार्य हैं, अथॉरिटी का जो कार्य है, वो संभव ही नहीं होगा। ये वेबर ने कहा। वेबर ने कहा कि संगठन में कर्मचारी तंत्र के लिए एक तार्किक स्वरूप हमारे सामने निकल करके आता है। जैसे संगठन में पद सोपान हो की व्यवस्था अधीनस्थों को निर्देशित करने के लिए आवश्यक मानी गई है। मतलब हायरार्की में क्या होता है, A B को कहेगा, B C को कहेगा, C D को कहेगा, ऐसे काम होता है। A वाला अधिकारी B या C वाले से बोलेगा, C वाला अधिकारी D को बोलेगा।
डी वाला अपना कागज सी को देगा, सी वाला अपना कागज बी को देगा, बी वाला अपना कागज ए को देगा, ऐसे नियम चलता है। तो इन्होंने कहा कि संगठन में पद सोपानात्मक व्यवस्था अधीनस्थों को निर्देशित करने के लिए आवश्यक मानी गई है। तो निर्देशन को सरल बनाने के लिए आधिकारिक नियमों का निर्माण जरूरी है, ये वेबर ने कहा। वेबर ने यह भी एक प्रतिमान स्टैंडर्ड विकसित किया। उन्होंने कहा कि वेबर का यह प्रतिमान विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के राष्ट्रों की प्रशासनिक जो प्रणाली है या सिस्टम है वो व्याख्या करने में सक्षम है। यह प्रतिमान नौकरशाही के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक दोनों रूपों को स्पष्ट करता है, ये वेबर ने कहा। तो वेबर ने नौकरशाही के गुणों को बताया है, नौकरशाही की कमियों को उजागर करने का कार्य नहीं किया, गुणों को बताया। उन्होंने कहा कि यदि ये गुण अपनाए जाएंगे तो अवश्य ही लोक प्रशासन अच्छा होगा। लेकिन अब इसी वेबर के बताए हुए नौकरशाही के गुणों में यदि हम कुछ कमी ले आए तो वास्तव में नौकरशाही बेकार हो जाएगा। वेबर ने तो अपने लिए अच्छा बताया, लेकिन यदि नौकरशाही में कमी हो तो वेबर का ये मॉडल या ये प्रतिमान चलेगा ही नहीं। तो इसकी आलोचना भी की जाती है, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वेबर ने जो कहा है इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में कई विसंगतियां जो हैं देखने को मिलती हैं, और ये विसंगतियां कहीं ना कहीं नौकरशाही के कार्य क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि वेबर का प्रतिमान केवल औपचारिकता है, नियमबद्धता है, अनुशासन पर बल देता है, जबकि संगठन में ऑर्गेनाइजेशन में अनौपचारिक संबंध या इनफॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल और वैल्यू की भी भूमिका होती है। मतलब औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संगठन, नियम तथा मूल्य भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। वास्तव में नौकरशाही में जो अनौपचारिक संघर्ष पाया जाता है वेबर ने उसको देखा ही नहीं, ठीक है, उसको इग्नोर किया। तो वेबर की आलोचना भी होती है। उसी प्रकार वेबर के अलावा और लोगों ने भी नौकरशाही पे बात की है, कार्ल मार्क्स ने भी बात की है, वो सिलेबस में नहीं है, अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जो है अ, अंतिम यूनिट है जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है जिसको कैट बोलते हैं। ये क्या है, जैसे हम लोग जब भी, अच्छा उससे पहले इसमें बजट और ऑडिटिंग भी है। अब एक चीज सब लोग ध्यान दीजिएगा, लोक प्रशासन को चलाने के लिए या किसी भी राज्य को देश को चलाने के लिए या नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कहीं ना कहीं बजट की जरूरत पड़ती है। बजट कैसे होगा, बजट कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, बजट तो संसद में प्रस्तुत होता है, लेकिन उसका जो वित्त होगा, पैसा होगा, वो कैसे खर्च होगा, ये कहीं ना कहीं वित्त मंत्री द्वारा अपने अधीनस्थों जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से काम कराया जाता है। उसका ऑडिट होता है, उसका लेखांकन होता है, उसको कितने खर्चे आए, कितने गए, कितना बचा, और टैक्स कैसे लगेगा, कर कैसे देना होगा, ये सब की चर्चा जो है बजट में की जाती है। अकाउंटिंग तथा ऑडिट में इसका उल्लेख होता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी बजट, अकाउंटिंग, ऑडिट या इसके संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो सब जो दिखाई देते हैं वो वित्त विभाग का विषय होता है, जिसको सरकारें करती हैं। बहुत सरल है, आप लोग पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि यदि कोई प्रशासनिक या लोक प्रशासन में कोई मतभेद होता है या लोक प्रशासनिक कार्य कर्मियों में कोई मतभेद होता है तो वो क्या होगा, कैसे उसको काम काम करेगा, क्या उसके लिए कोई जो है बॉडी बनाई गई है, उसके लिए कौन सी ऐसी बॉडी बनी है जिससे जो है वो जो प्रशासनिक जो मतभेद हैं, डिस्प्यूट हैं, मुद्दे हैं, उनको हल किया जाए। तो ये माना जाता है कि जो प्रशासनिक मुद्दे हैं, जो कमियां हैं, उसको हल करने के लिए भारत सरकार ने सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किया है। और ये निर्माण अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 323 ए में इसको रखा गया है ताकि ये इसको संवैधानिक शक्ति मिले। हालांकि इसकी संवैधानिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है, इसकी संवैधानिक शक्ति केवल हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक सीमित कर दी गई है। और ये अर्ध शासी निकाय है, अर्ध स्वशासी निकाय है, मतलब कि पूरी तरीके से स्वतंत्र भी नहीं है, लेकिन कुछ मायनों में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और ये क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि इसको निर्णय करने का अधिकार है, लेकिन हाई कोर्ट के केवल निर्णय तक। मतलब कि एक राज्य या हाई कोर्ट में जिस प्रकार से निर्णय होता है इसी प्रकार से ये भी निर्णय करता है।
और ये बना 1985 में, सब लोग इसको ध्यान दें। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में बना। इसका मुख्य कार्य है कि जो भी डिस्प्यूट हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकरण हैं, जो भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं, यदि उसमें कुछ कमियां आती हैं तो इसके माध्यम से उसको हम हल करें। ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो आया था 1985 में, उसके तहत राजीव गांधी के समय, ये इसकी रचना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में हुई है। जो 1991 में जिनकी मृत्यु हुई थी, 21 मई 1991 में, आज 23 मई है। तो सेंट्रल ट्रिब्यूनल एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में बनाया गया, जिसका नाम उन्होंने सेंट्रल रखा। और ये अनुच्छेद 323A के अधीन काम करता है। और किस प्रकार से मुद्दे ये अपने आप में हल करता है, वो है नियुक्तियों के मुद्दे, नियुक्तियों में कोई भेदभाव है, नियुक्तियां गलत हो रही हैं, नियुक्तियों में कोई पक्षपात है, उसके मुद्दे, पदोन्नति के मुद्दे, यदि कोई प्रमोशन गलत हुआ है, यदि प्रमोशन नहीं मिल रहा है किसी अधिकारी कर्मचारी को, खासतौर से अधिकारियों को, कर्मचारियों की बात छोड़ दीजिए। देखिए, अधिकारी कर्मचारी में अंतर है, स्टाफ और लाइन में अंतर होता है, सब लोग इसको समझिए। अधिकारी जो होता है वो समूह का और खा का होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। और कर्मचारी जो होगा, जिसको स्टाफ बोलते हैं, वो ये भी समूह का वाला भी स्टाफ आएगा, लेकिन जो स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ जो बोलते हैं, वो समूह गा का होगा, ग्रुप सी का होगा। और ग्रुप डी का, जो सबसे नीचे वाला जो कर्मचारी होगा किसी भी ऑफिस का, वो ग्रुप डी में आता है। सबसे ऊपर ग्रुप ए का आता है। अब जैसे हमारे राजकीय डिग्री कॉलेजों में सभी टीचर ग्रुप ए की नौकरी कर रहे हैं, आईएएस ग्रुप ए की नौकरी पाते हैं, आईपीएस ग्रुप ए की नौकरी पाते हैं। लेकिन पीसीएस जो होते हैं, जो एसडीएम बनते हैं, वो कहीं भी पहली जो उनकी नौकरी होगी वो ग्रुप बी की होगी, समूह खा की नौकरी होगी। धीरे धीरे उनका प्रमोशन होकर के 10-15 साल में, 8 साल में जो है ग्रुप ए में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुप ए बी सी डी की नौकरियां हैं। यदि उसमें कोई उनके अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में, प्रमोशन में, पदोन्नति में, स्थानांतरण में, जिसको ट्रांसफर बोलते हैं, या उनके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, ठीक है, आ, सभी विभागों को लेकर के पब्लिक सेक्टर यूनिट में, और ये खास तौर से केंद्र वाले जो होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इसको नाम दिया गया है, केंद्र का विषय है। तो ये आईएएस आईपीएस और उसके जो भारत सरकार के जो नौकरियां हैं, उस पर ये लागू होता है, उस पर इसका हल किया जाता है। और इसका जो मुख्य ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, सब लोग इसको जानिए। ये आप लोग इसको इसमें लिख सकते हैं, और इसको प्रश्नोत्तर इसका हल कर सकते हैं। अब कई बार इसकी मांग हुई, 1969 में भी मांग हुई कि इस प्रकार से ट्रिब्यूनल बनाया जाए, लेकिन आ नहीं पाया। लेकिन ये धीरे धीरे जो है 1969 में इंदिरा गांधी थी, ला नहीं पाए। धीरे धीरे उनके लड़के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में इस एक्ट को 1 जुलाई 1985 को लागू कराया। और संविधान में, संविधान की धारा अनुच्छेद 323A के तहत इसको हमारे सामने आज दिखाई देता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि तेजी से कार्य हो, प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अच्छे से, उनको समानता के आधार पर उनको न्याय मिले। और जो न्यायपालिका है उस पर कम बर्डन हो, क्योंकि सारी समस्या यहीं पे हल हो जाए। ठीक है, ये सब चीज है, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है सीएटी में, जिसको अध्यक्ष कहते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, उसके सदस्य होते हैं। और ये सब जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह मिल करके, और कुछ कार्मिक मंत्रालय के मंत्री जो वर्तमान में जितेंद्र सिंह हैं, भारत सरकार के, शायद वही होंगे मोदी सरकार में। तो ये सब मिल करके जो है, इसके जो सीएटी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और ये 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में इसके 69 सदस्य हैं, 69 मेंबर्स हैं, जिसमें 34 न्यायिक मेंबर हैं, 35 जो है प्रशासनिक सदस्य हैं। 34 न्यायिक सदस्य हैं, 35 प्रशासनिक सदस्य हैं, और एक अध्यक्ष तो होता ही है। तो इस प्रकार से इसमें है। और इसमें कुछ चीजें और भी समाहित, केवल आईएएस आईपीएस नहीं, आर्म फोर्स को भी इसमें लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लाई को भी लाया गया, पार्लियामेंट संसद के जो कर्मचारी हैं उनको भी इसमें लाया गया। वो भी सीएटी के तहत अपना पक्ष रख सकते हैं और अपने प्रति न्याय पा सकते हैं। तो ये रहा सीएटी, सब लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए।
और स्टेट लेवल पे मुझे लगता है कि इसका भी गठन है, स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का भी गठन है, जिसमें कुछ कार्य करते हैं। उसमें भी प्रक्रिया यही होती है कि जो यहाँ के पीसीएस वगैरह हैं, जो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी खासतौर से समूह ए वाले हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं। और ये भी उसी का जो 1985 का एक्ट है उसके तहत ये काम करता है।